तो स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सभी का। और इस समय हम आपको क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आप सभी का कराया जा रहा है। पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिलियन चैप्टर का इस समय हम लोग टॉपिक क्लियर कर रहे हैं और जिसमें आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या है, पूरा एकदम बेहतर फीलिंग के साथ आप सभी को तैयार कराएंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरा याद करा देंगे राउल्ट का नियम, एकदम गारंटी है। आप देख तो पहले लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर एग्जाम में राउल्ट का नियम आता है तो आप ऐसे हेडिंग डालिए राउल्ट का नियम, अंग्रेजी में ऐसे राउल्ट्स लॉ, अगर अंग्रेजी नहीं लिखते हो तो फिर भी चलेगा। राउल्ट नियम हेडिंग डाल दिया, फिर लिखना इस नियम के अनुसार डैश। जब भी किसी वैज्ञानिक का कोई नियम होता है तो आप उसके कथन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो राउल्ट ने क्या कहा है पहले मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, फिर आपको पूरा जब दोबारा बताऊंगा तो याद भी हो जाएगा। लिखा है स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मोल प्रभाज अर्थात मोल अंश के बराबर होता है। उसके वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मोल प्रभाज अर्थात मोल अंश के बराबर होता है। क्या है मतलब, पहले ये समझाते हैं फिर पूरा आपको याद कराते हैं। देखिए, स्थिर ताप का मतलब टेम्परेचर नहीं परिवर्तित होना चाहिए। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, कोई विलायक जैसे जल हो गया, जल विलायक उसे कहते हैं जो घोलता है, तो जल में कोई अवाष्पशील मतलब पदार्थ, अवाष्पशील जो जिस मतलब उसको घोलने पर उसका वाष्प ना बने, मतलब उस पदार्थ का वाष्प ना बनता रहे, तो अगर आप मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जाहिर सी बात अगर कोई पदार्थ ऐसा मिलाओगे जिसका वाष्प नहीं बनेगा तो विलायक का मतलब वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो उसके वाष्प दाब नहीं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है जो विलेय घोला जा रहा है उसके मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम का कथन है। फिर सूत्र को भी समझाएंगे, फिर से समझिए, पहले इसको याद करिए। स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर सुनिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मोल प्रभाज अर्थात मोल अंश के बराबर होता है। देखिए, P0 जो है अभी नीचे दिखाएंगे भी, P0 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS जो है विलयन का वाष्प दाब है। तो विलयन का तो कम ही हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है। तो शुद्ध विलायक में से इसको घटाओगे तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आएगा, और फिर शुद्ध विलायक से भाग दे दोगे तो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज क्या होता है, जिसका मोल प्रभाज निकालोगे उसके मोलों की संख्या ऊपर बटा विलेय में कुल मोलों की संख्या। तो एन क्या है, विलेय का मोल, और स्मॉल एन ये विलेय का मोल, ये कैपिटल एन क्या है, विलायक का मोल। तो जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या बटा नीचे विलेय में जो भी होता है विलेय और विलायक सभी के मोलों की संख्या। तो देखिए, ये पूरा अपेक्षिक अवनमन है, ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिए, ठीक। अच्छा, अब यहां पर बताया गया, राउल्ट ने आगे भी बोला कि यदि विलायक तन हो, तनु का मतलब उसमें विलेय बहुत नच के घुला हो, तो ये जो नच के घुला है यानी न मतलब कि जो मोल बनेगा वो विलेय का तो होगा नहीं। जब पूरा कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा घुला हो, तो पूरा ये दोनों जो है मतलब विलेय का और विलायक का मिलाएंगे तब भी लगभग किसके बराबर होगा, विलायक के ही मतलब मोल के बराबर होगा। तो यही फार्मूला आप फिर से देखिए, बराबर की जगह बराबर, स्मॉल एन की जगह स्मॉल एन, और इसकी जगह क्या रख देंगे हम, कैपिटल एन। यदि आपको इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आपको न्यूमेरिकल भी ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, ये हमने ले लिया। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार। विलायक के मोलों की संख्या का क्या होता है, विलायक का भार ग्राम में बटा विलायक का अणुभार। अच्छा, तो ये सब कैपिटल एम ऊपर जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू से गुणा करेगा, स्मॉल डब्ल्यू गुणते कैपिटल एम, और यहाँ स्मॉल एम गुणते कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गया। अब जो मैंने पहले ही बताया था उन सब का मतलब यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। P0 मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब,
PS मतलब विलायक का वाष्प दाब, W मतलब विलेय का भार, स्मॉल m मतलब विलेय का अणुभार, कैपिटल W मतलब विलायक का भार और कैपिटल M मतलब विलायक का अणुभार। देखिए अभी इसकी सीमाएं भी आप सभी को बताएंगे, इसलिए भागना मत, पूरा ध्यान से एक बार पहले इसको फिर से समझ लीजिए, एकदम तैयार करके जाइए। मैंने कहा है ना कि आपको वीडियो खत्म होते होते ये पूरा तैयार भी कराना है। तो इस नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान उस विलेय के मोल प्रभाज अर्थात मोल अंश के बराबर होता है। फिर सुनिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान उस विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान है और ये विलेय के मोलों की मतलब विलेय का मोल प्रभाज है, तो ये इसके क्या हो जाएगा बराबर। मैंने कहा यदि विलायक तनु मतलब विलायक नहीं, यहाँ विलयन आपका तनु होना चाहिए, विलायक तनु नहीं होता है। यदि आपका विलयन जो है वो क्या हो, तनु हो, तो जाहिर सी बात है ये पूरे बिलियन में मोलों की संख्या है कुल, तो बिलियन की मोलों की संख्या विलायक के लगभग बराबर होती है। अच्छा, इसी फार्मूले में स्मॉल एन की जगह स्मॉल एन रखा है, इसकी जगह कैपिटल एन हो गया। आप सभी को मालूम है स्मॉल एन विलेय की मोलों की संख्या है, तो विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार, ऐसे यहाँ विलायक का भार ग्राम में बटा विलायक का अणुभार। अब इसको नीचे से ऊपर ले गए तो इसमें गुणा हो गया, फिर इसका इसमें गुणा हो गया, और सबका मतलब जो मैंने पहले बताया था वो यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद हम हेनरी के नियम की राउल्ट के नियम की सीमाएं भी आप सभी को बता देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 4 सीमाएं आप सभी को याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछता है तो इतना लिख कर आओगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपको एग्जामिनर नंबर ज़रूर देगा। ठीक, ध्यान से समझिए। तो पहला क्या है, यह इसकी सीमा में पहला लिखा जाएगा, यह अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मतलब कि विलेय अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। मतलब ऐसा विलयन बना हो जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुला हो, वाष्पशील का नहीं। अगर आप वाष्पशील का यहाँ पर घोल कर ये नियम लगाएंगे तो नहीं लागू होगा। दूसरा, यह तनु विलयन पर लागू होता है। तीसरा, यह वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता। वैद्युत अपघट्ट जैसे NaCl, उसको डालोगे तो Na+Cl- भी टूट जाएगा। तो ऐसे पदार्थों के लिए बिल्कुल नहीं मतलब कि आपका जो है लागू होगा, जिसका मतलब कि विलयन में मतलब जल में डालने पर वो धन और ऋण में टूट जाए, तो वैद्युत अपघट्ट उसी टाइप का होता है। तो इसके लिए जो है ये नियम लागू नहीं होगा। इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, चूँकि पहले भी आपको चर्चा में बताया गया कि इसमें ताप जो है स्थिर होना चाहिए। आप चाहें तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक पहले आप लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट, ठीक। उसके बाद ये पूरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और लास्ट में इसका मतलब क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर ये आपका जो है यहाँ इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।